अच्छा, ठीक है। हिप्पा में हमने क्या देखा, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। पीएचआई को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? पीएचआई क्या है? प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन है, जो पेशेंट की हेल्थ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में बात करती है, ठीक है। और क्या करते, कौन इस चीज को देख रहे होते हैं? जितने भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या कोई भी बिलिंग कंपनी है या कोई भी इंश्योरेंस है जो हेल्थ केयर को क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से उसका ताल्लुक बन रहा है, वो लोग क्या है, ये जो हिप्पा है इसके अम्ब्रेला के अंदर ही काम करेंगे। अम्ब्रेला के अंदर काम करने का मतलब ये है कि जो हिप्पा के रूल बने हुए उन्हीं रूल्स के अंदर करेंगे, उन रूल्स को वायलेट नहीं कर सकती, ठीक है। अब पीएचआई जैसे कि हमने बताया प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करते हैं, 3 कवर्ड एंटिटीज है जो इसके अंदर काम करती हैं। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो, ठीक है। दूसरा हेल्थ केयर प्लान या पेयर है, इंश्योरेंसेस जो है हमारी हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस हैं वो, और हेल्थ केयर बिजनेस एसोसिएट तमाम बिलिंग कंपनीज बिजनेस एसोसिएट्स हैं, ठीक है, जो कि प्रोवाइडर के बिहाफ में काम कर रही होती हैं। ये क्या करती हैं, हिप्पा को फॉलो करती हैं, ठीक है। हिप्पा क्या बताता है? हिप्पा बताता है 3 तरह के रूल्स। 3 तरह के रूल्स के अंदर और भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, हम 3 तरह के रूल्स को मतलब हल्का हल्का देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं कि ये रूल्स हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला रूल क्या था? प्राइवेसी रूल। प्राइवेसी रूल के अंदर क्या था? प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट रखें। हम्म। तो प्राइवेसी रूल के अंदर जैसे हमने कहा ना, प्राइवेट रखनी है, शेयर नहीं करनी, तो उसमें बात होगी डिस्क्लोजर की, कि आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना हो किसी भी इररेलेवेंट बंदे से। इररेलेवेंट बंदा कौन है? जो अथराइज नहीं है, पेशेंट की तरफ से अथराइज नहीं है, पेशेंट ने अथराइज नहीं किया हुआ कि मेरी इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर की जाए। अगर कोई भी पेशेंट अपने पेरेंट्स को भी अथराइज नहीं करता इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो हम बाउंड है कि हम उसके पेरेंट्स से भी उसकी हेल्थ केयर की इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, ठीक है। और अगर उसने किसी बंदे को अथराइज किया है इंफॉर्मेशन के लिए, तो तब भी हमने जब उससे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो हमने मिनिमम इंफॉर्मेशन जो मांगी है टू द पॉइंट सिर्फ वो चीज शेयर करनी है। बाकी की इंफॉर्मेशन अगर हमारे उस पेपर पे लिखी हुई है तो हम उसे ब्लर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ मांगी है तो डेट ऑफ बर्थ ही देंगे, इंश्योरेंस का आईडी मांगे तो इंश्योरेंस का आईडी देंगे। जो हमारी बेसिक जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है, हम उसी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, उसके अलावा शेयर नहीं करेंगे। तो ये प्राइवेसी रूल के अंदर क्या आ जाता है, मिनिमम नेसेसिटी रूल आता है, ठीक है, इसका सब सब क्लॉज आ जाते हैं, ठीक है। हम रिवाइज कर रहे हैं, हमने पास ही स्टार्ट किया था। फिर दूसरा हमारे पास आया सिक्योरिटी रूल। जैसे प्राइवेसी में हमने कहा था कि इंफॉर्मेशन की डिस्क्लोजर की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी में हमने मेक श्योर करना है कि इंफॉर्मेशन जहां पे प्लेस है वो जगह सिक्योर है, ठीक है। हमारा ईएचआर यूज हो रहा है, हमारा सिस्टम यूज हो रहा है, हमारा कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, ऐसी तमाम जो चीजें जहां पे हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं वो इंफॉर्मेशन सिक्योर हो, ठीक है। हमारी वो किसी तरह से ऐसा कोई बंदा उस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस ना कर पाए जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये मेक श्योर करना है। उसके अलावा हमने मेक श्योर करना है कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, यानी हम तक ही महदूद रहे, ठीक है। इंटीग्रिटी उसकी है, इंटीग्रिटी के मतलब जैसे इंफॉर्मेशन हमें मिली है हमने एज इट इज रखा है, उसके अंदर कोई चेंज ना हो, कोई रद्दोबदल उसके अंदर ना हो। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हमने जहां रखा है जब हमें जरूरत पड़े तो हमें मिल भी जाए, ये ना हो कि रख के हम भूल जाए और हमें याद ही ना हो कि हमने कहाँ रखा, ठीक है। तो ये चीज हमने सिक्योरिटी रूल के अंदर देखी है। दोनों में डिफरेंस है, एक प्राइवेसी कि उसको डिस्क्लोज ही नहीं करना और करना होगा तो मिनिमम, और सिक्योरिटी में कि जहां वो इंफॉर्मेशन प्लेस है वो जगह भी सिक्योर है। अब हम ईएचआर यूज करते हैं डिफरेंट फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, ईब्रिज यूज करते हैं, डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। हम अवॉइड करते हैं कि गूगल ड्राइव, वन ड्राइव इस तरह की चीजें यूज करें। ईमेल्स के थ्रू जो है पेशेंट की इंफॉर्मेशन को ना मूव किया जाए, लेकिन अगर जरूरी है ईमेल्स के थ्रू पेशेंट की इंफॉर्मेशन को मूव करना, तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल भेजेंगे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल क्या का मतलब ये है कि जो हमने फाइल अटैच की है ईमेल के साथ उसमें हमने पासवर्ड लगाया हो, और वो पासवर्ड जब हमने लगाया होगा तो वो पासवर्ड जब हम उसकी डिटेल भेजेंगे तो कभी भी जिसमें हमने फाइल लगाई है उसी ईमेल के अंदर पासवर्ड नहीं भेजेंगे। एक मेल में हमने फाइल भेजी है, दूसरी मेल में हमने पासवर्ड भेजा है, ठीक है।
और समटाइम्स ये होता है कि पासवर्ड जो है सीक्रेट पासवर्ड होते हैं फॉर द मंथ, फॉर द ईयर, ऐसे पासवर्ड्स होते हैं कि विद इन टीम जो लोग काम कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को डील कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी उनको पता होता है कि पासवर्ड क्या है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो और मैं आपको बताऊं कि हम लोगों की जो अभी जो बैच जा रहे हैं, 8th बैच जो जा रहे हैं, उसके लिए फाइल्स का पासवर्ड ये है, मैं रखूं कि rhino@2023 है, ठीक है, 8th बैच के लिए पासवर्ड। अब आप में से हर किसी को पता है कि पासवर्ड क्या है। मैं जस्ट एक फाइल को अटैच करके ईमेल कर दूंगी और मैं लिखूंगी कि फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यूज द बैच 8 पासवर्ड, ठीक है। बैच 8 में जितने भी लोग बैठे हुए आपको पासवर्ड पता है ना, आपके अलावा बैच के बाहर का किसी बंदे को नहीं पता कि ये फाइल कैसे खुलेगी। तो इस तरह से भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो है फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड भेजे में तो अगली फाइल में भेजे, कि किसी गलत को चला भी जाए तो पासवर्ड तो नहीं जाएगा ना। लेकिन फिर भी मतलब ये अवॉइड किया जाता है कि आप इन तरह की मीडियम जो कि इजीली हैक हो सकती हैं उस तरह की चीजों को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए यूज करो। ये क्लियर हुई। उसके अलावा तीसरी चीज है वो ब्रीच नोटिफिकेशन रूल है। ब्रीच नोटिफिकेशन का मतलब है, ब्रीच का मतलब है डिस्क्लोजर हो गया, अनविलिंगली डिस्क्लोजर हो गया, मर्जी के खिलाफ ही कहीं लीक होगी इन्फॉर्मेशन, जैसे वीडियोस अक्सर नहीं लीक हो जाती टिकटॉकर्स की वजह से। अब क्या है कि ब्रीच हो गई है अगर इन्फॉर्मेशन आपकी, तो ब्रीच का मतलब है कि हम चाह नहीं रहे थे लेकिन हो गया। अब ब्रीच होने की सूरत में हमने क्या करना है, ये इसके लिए भी रूल है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो कवर्ड एंटिटीज को इन्फॉर्म करना है। कवर्ड एंटिटीज कौन हो गई? डॉक्टर, इंश्योरेंस कंपनीज, हम खुद हैं, बिलिंग कंपनीज, उसके अलावा पेशेंट खुद, पेशेंट भी डील कर रहे हैं ना, हम उसे इन्फॉर्म करेंगे। अगर हमारी सिवियरिटी है इंफॉर्मेशन लीक होने की तो हम ह्यूमन हेल्थ हेल्थ जो हमारे सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसे इन्फॉर्म करेंगे। और अगर नंबर ऑफ द पेशेंट ज्यादा है जिसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई है तो हमें मीडिया को भी इन्वॉल्व करना है। और मीडिया कौन सा होगा? यूएस मीडिया होगा। यूएस का मीडिया क्या होता है? CNN, ठीक है, यूएस का मीडिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, मीडिया को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि क्या हो, मीडिया के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि ये इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गई है, तो जो लोग इससे इफेक्ट कर रहे हैं वो मेक श्योर करें कि उनकी इन्फॉर्मेशन को मिस यूज ना किया जाए या उनको कोई ब्लैकमेल ना कर पाए, ठीक है। तो हमने मेक श्योर करना होता है कि अगर, और हमने 60 डेज के अंदर अंदर क्या करना होता है, इस ब्रीच की नोटिफिकेशन करनी होती है और रेलिवेंट लोगों को सबको बताना होता है, ठीक है। अगर अगर हम ऐसा कोई ब्रीच हो जाता है, उसकी नोटिफाई नहीं करते, उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर कोई कोई ऐसा मिस यूज हो जाता है, तो जिससे ब्रीच हुआ है उसको सू पड़ता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर को पेशेंट सू कर सकता है, बिलिंग कंपनी है तो बिलिंग कंपनी को डॉक्टर सू कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज हो गई है और मिस यूज हो रहा है और उसने टाइम पे बताया नहीं है तो फिर क्या करेगा, उसका जुर्माना उसको देना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई। और हिप्पा बेसिक चीज है कि हिप्पा के अम्ब्रेला से हमने बाहर निकलना नहीं है। फिर हमारे पास मेडिकल बिलिंग आई थी, मेडिकल बिलिंग का फ्लो चार्ट आया था। मेडिकल बिलिंग में ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा मेडिकल बिलिंग क्या होता है, रेवेन्यू को डील करना, डॉक्टर के रेवेन्यू को डील करना। डॉक्टर का रेवेन्यू क्या होगा, पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, बेसिकली एक बिजनेस है ना। हमने क्या करना है कि डॉक्टर के फाइनेंसेस को मैनेज करना है। हम कौन है? बिलिंग कंपनी है, ठीक है। अब वो कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, डेफिनेटली उससे फायदा हो रहा है ना। अब अपनी फाइनेंस को मैनेज करने के लिए वो करता है, डॉक्टर क्या करता है, किसी भी बिलिंग कंपनी को आउटसोर्स करता है, क्योंकि बिलिंग कंपनी के पास वो लोग होते हैं जो ट्रेंड बिलर होते हैं, जिनके पास बिलिंग नॉलेज होता है, ठीक है। वो इसीलिए उनको आउटसोर्स करते हैं। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास बिलिंग का नॉलेज भी हो, डॉक्टर के पास अपना नॉलेज होता है, लेकिन बिलिंग एक अलग टेक्निक और अलग फील्ड है। तो इसीलिए वो बिलिंग कंपनीज को एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं कि वो अच्छी तरह से उनके रेवेन्यू साइकिल को मैनेज कर सके, ठीक है। अब हमने इंश्योरेंस का बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस जैसे होती है वैसे हेल्थ इंश्योरेंस होती है। हम डील करते हैं किसके साथ? हेल्थ इंश्योरेंसेस के साथ। हेल्थ इंश्योरेंसेस में हमने जिक्र किया था कि यूएस में दो तरह की हेल्थ इंश्योरेंसेस है, एक फेडरल पेयर है और एक प्राइवेट पेयर या कमर्शियल पेयर है।
फेडरल जैसे नाम से ही जाहिर है कि कोई गवर्नमेंट की चीज होगी, गवर्नमेंट की चीज होगी फेडरल। तो गवर्नमेंट की इंश्योरेंसेस है 4 बड़ी, ठीक है। मेडिकेयर इंश्योरेंस है जो 65 प्लस 65 और इससे अबव वाले लोग ले सकते हैं, डिसेबल लोग ले सकते हैं, और टर्मिनल इल जो है, एंड स्टेज जो डिजीज है उन वाले ले सकते हैं। टर्मिनल इल वो होते हैं कि जब ठीक नहीं होंगे, भाई मरेंगे ही बस, जब तक मरते तो तब तक जो उनकी कंडीशन है वो, उन लोगों को, उनको हम कहते हैं टर्मिनल इल, के ठीक होने की गुंजाइश ना हो जिसपे, एंड स्टेज डिजीज जो है। मेडिकेड कौन लोग ले सकते हैं? जो लो इनकम लोग हैं। लो इनकम लोग वो होते हैं जो आपके पॉवर्टी लाइन, जो आपके कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो ईयर के लिए रखी गई होती है उससे कम कमाते हैं, ठीक है। अब यूएस में पर कैपिटा इनकम से कम इनकम के जितने भी लोग हैं उनको मेडिकेड की इंश्योरेंस दी जाएगी, ताकि उनको हेल्थ फैसिलिटीज के लिए आपकी जो स्टेट सपोर्ट कर सके, या आपकी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर सके। तो लो इनकम लोगों के लिए मेडिकेड होगा। ट्राई केयर किसके लिए होगा? मिलिट्री के लोगों के लिए। आइदर वो हाजिर सर्विस हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी फैमिलीज हैं जो इंटाइटल्ड हैं, उन लोगों के लिए क्या होगी? ट्राई केयर होगी, ठीक है। रेल रोड रेलवे के लिए होगी और उसके साथ पुलिस के लिए भी होगी, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है, क्योंकि रेल रोड के नाम से लगता है कि सिर्फ रेलवे वाले होंगे, लेकिन इसमें पुलिस भी होते हैं। अब हम मेडिकेयर की बात करते हैं कि मेडिकेयर हमारे पास 65 प्लस डिसेबल और टर्मिनल इल जो लोग हैं उनके है। मेडिकेयर की जो इंश्योरेंस है उसके होते हैं 4 पार्ट्स, ए बी सी और डी। पार्ट क्या है? डिफरेंट तरह की सर्विसेज वो कवर कर रहा है, ठीक है। पार्ट ए क्या है? इन पेशेंट या हॉस्पिटल की कवरेज कर रहा है। इन पेशेंट क्या है? 24 आवर्स से ज्यादा उन्होंने हॉस्पिटल में स्टे किया है, एडमिट पेशेंट जो है, ठीक है। पार्ट बी जो आउट पेशेंट है या मेडिकल कवरेज ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट जो 24 आवर्स से कम स्टे कर रहे हैं। जैसे कि हम ओपीडी में जाते हैं, आउट ऑफ पेशेंट होता है ना, ओपीडी जाते हैं, चेक कराते हैं और घर आ जाते हैं। ऐसे तमाम पेशेंट जो ऑफिस विजिट करते हैं, ऑफिस का विजिट मतलब है किसी क्लिनिक में गए, चेक कराया, घर आ गए। पार्ट सी ऑफर्स द अल्टरनेटिव वे ऑफ रिसीव योर मेडिकेयर बेनिफिट। सी बिलो मोर इन्फॉर्मेशन हमने क्या की थी, एचएमओ और पीपीओ प्लान्स पढ़े थे जब, तो हमने पार्ट सी के बारे में पढ़ा था कि ये कह रहा है कि मेडिकेयर के बेनिफिट्स और तरह से कवर हो रहे हैं। वो जो और तरह से कवर हो रहा है वो बेसिकली और तरह का मतलब ये है कि मेडिकेयर जो है उसके पास मैनेज केयर प्लान्स होते हैं। मैनेज केयर प्लान्स वो तमाम कमर्शियल इंश्योरेंसेस होती हैं जो मेडिकेयर के बिहाफ में पे करती है पेशेंट को, ठीक है। अब मैनेज केयर प्लान्स होते हैं, तो पार्ट सी के अंदर ज्यादातर क्या आते हैं? मैनेज केयर प्लान्स आते हैं, ठीक है। पार्ट डी के अंदर हमारी क्या आती है? ड्रग कवरेज आती है। इसका मतलब है कि फार्मेसी की कवरेज, जो अद्वियात हैं उनका जो खर्चा है वो पार्ट डी के अंदर कवर होता है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सर्विस है जिसके लिए हमारे पास पेशेंट आए हैं, तो हम देखेंगे कि वो सर्विस किस तरह की है, ठीक है। अगर तो वो ऑफिस विजिट के लिए आया है, इन पेशेंट आउट पेशेंट है, तो हम देखेंगे उसका पार्ट बी एक्टिव है कि नहीं है। जब हम एलिजिबिलिटी मेडिकेयर की चेक करेंगे तो उनके पार्ट्स को देखेंगे कि कौन सा पार्ट, हमारा वाला पार्ट एक्टिव है कि नहीं है। अगर हमारा वाला पार्ट एक्टिव ना हो, कोई और पार्ट सारे एक्टिव हो, तो तब भी वो इंश्योरेंस नहीं पे करेगी, ठीक है। हमने इन पेशेंट के लिए पार्ट ए देखना है, आउट पेशेंट के लिए बी देखना है। अगर हम मैनेज केयर को देख रहे हैं तो सी पे, वैसे मैनेज केयर प्लान अगर हो तो डायरेक्ट मैनेज केयर को ही सेटमेंट करा देते हैं कमर्शियल वाली को। डी है तो हमने देखना है कि फार्मेसी अगर हमें बिल कर रहे हैं, हम लोग ड्रग्स को बिल कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि डी भी एक्टिव है इसका। ऐसे करके हमने देखना हो, मेक श्योर करना होता है कि जो सर्विसेज हमारा पेशेंट लेने आ रहा है वो वाला पार्ट इसका मेडिकेयर का एक्टिव हो। कमर्शियल इंश्योरेंस का जैसे हमने कहा था कि प्राइवेट पेयर्स हैं, प्राइवेट इंश्योरेंसेस हैं, उनमें बहुत सारी इंश्योरेंसेस हैं, हजारों इंश्योरेंसेस हैं, उनके अलग से, हर इंश्योरेंस के अलग से बहुत सारे प्लान हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एटना है, सिग्ना है, बीसीबीएस है, यूएससी है, ऐसी। अब मेडिकल बिलिंग के हम प्रोसेस की तरफ, यहाँ तक क्लियर होगी ये चीजें। मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि पेशेंट जो है क्लिनिक में, हॉस्पिटल में जाता है, फ्रंट डेस्क में अपनी इंफॉर्मेशन देता है और उसका डेमोग्राफिक फेस शीट होती है, उसको फॉर्म को फिल करता है, वो रजिस्ट्रेशन अपनी कराता है। उसके बाद जब वो डेमोग्राफिक की इंफॉर्मेशन सारी दे देता है, इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन देता है, तो जो बंदा फ्रंट डेस्क में बैठा है, यानी डॉक्टर के क्लिनिक में पहले जो बैठा होता है, जो उसका असिस्टेंट है या जो भी बंदा उसको असिस्ट कर रहा है वहां पे हेल्प आउट करने के लिए बैठा हुआ है, वो क्या करेगा?
इंश्योरेंस की वेरिफिकेशन चेक करेगा। इंश्योरेंस की वेरिफिकेशन चेक करने के लिए भी हमने डिस्कस किया है कि क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस का पोर्टल यूज कर सकते हैं हम। डिफरेंट पोर्टल है जिसमें बहुत सारी मतलब इंश्योरेंसेस इकट्ठी भी चेक कर सकती है। इंश्योरेंस के नंबर पे कॉल करके उसका जो कंप्यूटराइज जवाब होता है आईवेयर्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, इंश्योरेंस को लॉयर कॉल करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो अपना पीएमएस है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर, या ईएचआर हम यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स वाले सॉफ्टवेयर, उन सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, जैसे आप एबिलिटी यूज कर रहे हो, तो हाँ, क्या करना होता है, फ्रंट डेस्क को मेक श्योर हमेशा करना होता है कि इंश्योरेंस एलिजिबल हो तो पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजे। अगर इंश्योरेंस उसकी एलिजिबल नहीं है या एक्टिव नहीं है तो वो क्या करेगा, पेशेंट को बोलेगा कि तुम्हारी इंश्योरेंस एक्टिव नहीं है तो तुम सेल्फ पे अपनी पेमेंट यहाँ पे करके डॉक्टर से चेक करा लो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसकी हिस्ट्री वगैरह मालूम की जाती है, वो डॉक्टर के पास आता है, मेडिकल रिकमेंडेशन होती है, मेडिकल कोडिंग होती है। मेडिकल कोडिंग क्या होता है कि वो जो उसकी आईसीडी और सीपीडी जो चेक कर उसकी कंप्लेंट्स हैं वो, और उसकी जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं उनकी डिटेल। अब ये होता है कि डॉक्टर जो है, कल परसों हमने एक दिन सुपर बिल देखे थे तो हमने देखा था कि एक सुपर बिल के अंदर मतलब कोड्स लिखे तो उसने टिक मार्क कर दिए। किसी में सिंपल वो लिख भी सकता है, फीवर, टेम्परेचर है, कफ है, उसकी बैकबोन में पेन है, एक्सरे लेफ्ट हैंड है, ऐसे वाली बातें भी लिख सकता है, तो उनके कोड्स को हमने खुद भी करना होता है। अब यहाँ तक का प्रोसेस किसने कर लिया, डॉक्टर ने करने के बाद उसने बिलिंग कंपनी को डेमोग्राफिक बिल्स की डिटेल सुपर बिल की स्कैन करके हमें भेजनी। ठीक है, वो भेज सकता है किससे, इंटरफेस के थ्रू, ईएचआर के थ्रू, फाइल्स के थ्रू, गूगल ड्राइव के थ्रू, ईमेल के थ्रू, जैसे उसका मीडियम है, जिस तरह से वो यूज कर रहा है। हम तक आ गया बिलिंग कंपनी। बिलिंग कंपनी ने क्या किया, क्लेम बनाया, क्लेम सबमिट कराया, क्लेम पे हो गया तो पेमेंट पोस्ट की, नहीं पे हुआ तो उसका फॉलो अप किया। ठीक है, फॉलो अप में जितने डिनायल क्लेम से नहीं पे हुए हुए या जिनका रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ उनको हम चेक करते हैं कि वो क्यों नहीं पे हुए हुए। ठीक हो गया, ये रेवेन्यू साइकिल है हमारा जी। हमने यहाँ पे इसको शुरू किया है कि जी सबसे पहले तो बिलिंग में ज्यादातर ये होता है कि अपॉइंटमेंट से शुरू होता है, लेकिन इमरजेंसीज में अपॉइंटमेंट नहीं भी होती, तो इसलिए एलिजिबिलिटी बेनिफिट वेरिफिकेशन से रेवेन्यू साइकिल शुरू होता है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का ये मतलब है कि जो आपका मेडिकल इनकाउंटर है वो सारी हुई, कोडिंग हुई, चार्ज एंट्री में हमने बिल बना दिया, फिर क्लेम को सबमिट कराया, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल रिजेक्शन हमने देखी थी कि क्लियरिंग हाउस से हो गई तो फर्स्ट लेवल है, पेयर से हो गई तो सेकंड लेवल है, पे हो गया तो पेमेंट को हमने पोस्ट कर दिया। अगर तो वो पूरा पे हो गया तो पूरा हमने पोस्ट कर दिया। अगर पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है उसने 80% पे करके 20% सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो उसे बिल करेंगे, नहीं तो पेशेंट को बिल कर देंगे। अगर हमारे पास क्लेम पे नहीं हुआ तो हम उसकी डिनायल मैनेजमेंट करेंगे, डिनायल्स का देखेंगे, उस पर करेक्टिव एक्शन लेंगे। अगर ओवर पेड है या गलत पे है तो रिफंडिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये वाली चीजें। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी बिलिंग के अंदर। कोपे वो अमाउंट थी, स्मॉल अमाउंट, जो हर दफा के विजिट के ऊपर पेशेंट ने पे करनी है, किसको, डॉक्टर को। ठीक है, को इंश्योरेंस वो अमाउंट है कि उसका क्लेम प्रोसेस होने के बाद 80% इंश्योरेंस से पे करके पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे या सेकेंडरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ा है, वो को इंश्योरेंस। ठीक, इंश्योरेंस, हाँ, को इंश्योरेंस की जो अमाउंट होती है ना वो हमेशा आपकी प्राइमरी इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करके पे करेगी और फिर को इंश्योरेंस की अमाउंट छोड़ेगी। ठीक है, लेकिन को पे क्या होगा, हर दफा विजिट पे आपने पर्ची फीस जो देनी होती है, हर दफा थोड़ी सी अमाउंट होती है, $20, $30, मैक्सिमम $50, इससे ज्यादा नहीं होती। थोड़ी सी, जैसे पर्ची लेने के लिए हमें थोड़ा सा चाहिए ना, तो हर दफा विजिट के ऊपर को पे उसने पे करनी है हर दफा पे। लेकिन को इंश्योरेंस अगर इंश्योरेंस से प्रोसेस करके कुछ छोड़ा है तो को पे, को इंश्योरेंस की अमाउंट उसमें एडजस्ट होगी। अब क्या होगा, अगर इंश्योरेंस से को पे, को इंश्योरेंस लेफ्ट की है प्रोसेस करने के बाद, और एट द टाइम ऑफ विजिट पेशेंट हमें पे करके गया था पैसे $20, तो हमने वही $20 जो वो उसने पे किए थे वहां अपने क्लेम के अंदर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ विजिट मैंने बताया कि एक पर्ची फीस होती है जो उसने पे करनी ही करनी है। ठीक है, उसने कर ली, $20 उसने पे कर लिया जब उसने डॉक्टर से चेक कराया, इंश्योरेंस से क्लेम प्रोसेस किया, उसने को इंश्योरेंस लेफ्ट की $20। अब अगर पेशेंट की सेकेंडरी इंश्योरेंस थी तो $20 के लिए हमने सेकेंडरी को बिल कर दिया। अगर उसकी सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं थी तो $20 पेशेंट को बिल होने थे। अब पेशेंट पहले ही $20 पे करके गया हुआ है ना,
तो हम क्या करेंगे, वो जो $20 वो पे करके गया वो वाले पोस्ट कर देंगे इसके अंदर कि वो ऑलरेडी पैसे पे करके गया हुआ था, तो उसके लिए हमें बिल करने की जरूरत है, वो तो पहले ही दे गया था। ठीक है, समझ आई? ये बात समझ आई हम लोगों को? वो तो उस टाइम पे उसने विजिट के टाइम पे करना, जो क्योंकि को पे की जो अमाउंट होती है ना, वो जब इंश्योरेंस लेता है पेशेंट उसी टाइम पे डिसाइड हो जाती है कि $20 इतनी इतनी उसकी हेल्थ के कार्ड पे लिखा, तो हर दफा वो दे देता। समटाइम वो नहीं भी देता उस टाइम पे, वो कहता वो करके जा रहा हूँ, मतलब वो करके उधारा करके जा रहा हूँ कि मुझे बिल भेज देना, मैं कर दूंगा बाद में पे। तो वो करके भी चले जाते हैं। को भी समझ आ गई, को इंश्योरेंस भी समझ आ गई। अब डिटेक्टेबल है। डिटेक्टेबल एक ऐसी अमाउंट है जो जो एक ऑलरेडी डिसाइडेड, ये भी ऑलरेडी डिसाइडेड अमाउंट है। ये किसने पे करनी होती है? ये भी पेशेंट को पे करनी होती है। पेशेंट किसको करते हैं? डॉक्टर को पे करता है। उससे पहले प्लान की पेमेंट शुरू होने से पहले ये वाली पेमेंट उसने शुरू की। ये कोपे को इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, और ये कोपे को इंश्योरेंस से ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, साल के शुरू के विजिट्स में ये ज्यादातर क्लेम्स जो है वो डिटेक्टेबल में कवर होते हैं। कुछ अमाउंट होती है जैसे $100 या $200 पहले पेशेंट ने पे करने हैं, उसके बाद इंश्योरेंस पे करना शुरू करेगी। ठीक है, शुरू के विजिट है। शुरू के विजिट का मतलब ये नहीं है कि जनवरी है, शुरू का विजिट है पहली दफा मैं सितंबर में भी जा रही हूँ ना, उस साल का मेरे सितंबर में भी है, तो वो सितंबर में भी यहाँ पर डिटेक्टेड हो सकता है। बस वो उसकी छोटे से पैसे $100 निकलिए, एक विजिट में करिए, 2 में खुद ही हो गया उसकी इंश्योरेंस पे। ठीक है, लेकिन शुरू का ये नहीं है कि शुरू का महीना है, शुरू के विजिट्स उसके जो भी हैं। ठीक है, शुरू के विजिट्स जो भी हैं उसके। ठीक है, ये डिटेक्टेबल अमाउंट होती है। हाँ, डॉक्टर को पे करे ना, पेशेंट ही पे करेगा, कौन करेगा? पेशेंट इंश्योरेंस लेते वक्त इंश्योरेंस को प्रीमियम पे करता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, बिल्ड अमाउंट। बिल्ड अमाउंट का मतलब है कि कोई भी सर्विसेज के बदले में जितनी टोटल उसके चार्जेस हैं, ठीक है, टोटल चार्जेस का मतलब कि ये सर्विसेज के इतने पैसे हैं, वो क्या होती है? वो बिल्ड अमाउंट होती है। अलाउड अमाउंट ये होती है कि जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के बाद होता है कि मैक्सिमम इंश्योरेंस इतना पे करेगी, वो क्या होती है? वो अलाउड अमाउंट होती है। अलाउड अमाउंट क्या है? फिक्स अमाउंट है, इंश्योरेंस कंपनी विल पे टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू रीइंबर्स द हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोसीजर रेंडर्ड टू द पेशेंट। हर सर्विसेज के बदले में एक अलाउड अमाउंट की परसेंटेज होती है कि इस सर्विस के बदले में इंश्योरेंस मैक्सिमम इतना पे करेगी। ठीक है, वो अमाउंट जो होती है वो अलाउड अमाउंट होती है। बिल्ड अमाउंट है कि किस टोटल अमाउंट है। ठीक है, टोटल बिल्ड अमाउंट जितनी होती है उतनी अलाउड अमाउंट नहीं होगी, उसमें कोई परसेंटेज होगी जो कम होगी। उसका मतलब ये होता है कि उसमें जब प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो वो ये कहता है कि हर मतलब हर $100 में से मुझे इंश्योरेंस $70 पे करेगी, तो वो उसने परसेंटेज की कॉन्ट्रैक्ट पहले ही ऑलरेडी किया हुआ था इंश्योरेंस का। फिर हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्लेम एजुडिकेशन। क्लेम का जो प्रोसेस होना होता है उसको क्लेम एजुडिकेशन कहते हैं। हाँ जी, बोले। बिल्ड अमाउंट क्या है कि कोई भी सर्विस ले रहे हैं ना, जैसे ऑफिस उसने विजिट किया है, इंजेक्शन लगाया, कोई भी सर्विस, सर्जरी हुई है, उस वो जो सर्विस है उसकी टोटल अमाउंट जितनी होगी, चार्ज अमाउंट है। चार्ज अमाउंट का मतलब है कि कितना चार्ज कर रही हूँ मैं आपने मुझसे एक सर्विस कराई है, मैं डॉक्टर हूँ, तो उसके ऊपर टोटल मैंने कितने पैसे आपके बनाए कि ये आपके टोटल पैसे बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस वो इतनी जितनी आपकी बिल्ड अमाउंट होती है या टोटल चार्जेस होते हैं किसी सीपीटी के, वो टोटल नहीं पे करती, मुकम्मल नहीं करती। जब डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना इंश्योरेंस के साथ, उस टाइम पे पेशेंट मतलब उस टाइम पे क्या होता है, डॉक्टर का इंश्योरेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त वो डिसाइड करती है, वो बताती है कि कितने, उसमें ये होता है कि अलाउड रेट हम कहते हैं उसको, मेडिकेयर के अलाउड रेट एक्सेप्ट करते वक्त वो छोड़ता है कोई परसेंटेज कि हमें हर दफा की सर्विसेज में इतनी परसेंटेज, इतने डॉलर में से इतने परसेंट पे कर, मैक्सिमम पे करेंगे। ठीक है, ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में होता है। डॉक्टर का इंश्योरेंस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जाहिर है उसके वो अपने क्लेम तभी भेजेगा कि जब उसका कॉन्ट्रैक्ट आया होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम उसे होता है कि मैक्सिमम कितनी पेमेंट उसे की जाएगी। अब हम जैसे कोई चीज खरीद रहे हैं, दुकान में जाते हैं, डिस्काउंट, हाँ, डिस्काउंट के बाद जितने पैसे होंगे,
तो अब हम जब जाते हैं तो डॉक्टर, जैसे दुकानदार हमें पैसे बता रहे हैं, वो कहेगा कि 1500 की फलानी चीज है, तो हम ना उसको कहेंगे 1300 की देंगे, हम कभी कहेंगे 1500 पूरे ले लो, ये लो, नहीं ना। तो इसी तरह से क्या है, बिल्ड अमाउंट टोटल जितना है, और उसके बाद उसके कॉन्ट्रैक्ट के बाद जितनी मैक्सिमम उसको पे होगी, किसको, डॉक्टर को, वो अलाउड अमाउंट है। अब ये जो अलाउड अमाउंट है टोटल, उसको होगा 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 बिल्कुल अलाउड के अंदर होगा। जी जी बिल्कुल, अलाउड अमाउंट जो है, जरूर अलाउड अमाउंट का मतलब है कि ये डॉक्टर को पे होगी, आइदर वो अलाउड पूरी की पूरी इंश्योरेंस करे या उसमें से कोई परसेंटेज पेशेंट करे, ठीक है। लेकिन अलाउड के अंदर क्या होता है, अलाउड अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अलाउड अमाउंट इक्वल होती है इंश्योरेंस की पेड अमाउंट प्लस पेशेंट की अमाउंट, पेड अमाउंट। अगर पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी 0 है तो इसका मतलब है कि जितनी अलाउड अमाउंट थी उतनी ही इंश्योरेंस ने पूरी पे कर ली, और अगर पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें छोड़ी गई है तो अलाउड अमाउंट किसके बराबर होगी, इंश्योरेंस की पेमेंट प्लस पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अलाउड का फॉर्मूला है। लेकिन वो बिल्ड अमाउंट तो नहीं ले रहा ना, टोटल जितने चार्जेस किए वो पूरे तो नहीं ले रहा ना, इंश्योरेंस कंपनी को तो पूरे पूरे वो कर ही नहीं रहा, जितने उसने मांगे थे उतने तो इंश्योरेंस नहीं उसे दे रही है ना, देती भी है, ये नहीं है कि हमेशा ही हो। जो आपकी वर्कर कॉम्प की इंश्योरेंसेस होती है, यानी ड्यूरिंग वर्क आपकी कोई भी इंजरीज होगी, ये वर्कर कॉम्प की इंश्योरेंस टोटल जितनी बिल अमाउंट होती है उतना रिवर्स करती है, उतना ही पे करती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि हो। लेकिन क्या होता है, उसकी रिइंबर्समेंट की जो है कॉन्ट्रैक्ट, उन इंश्योरेंस के साथ जो रिइंबर्समेंट का डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 100% ऐसे ही होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ये चीज समझ आई। क्लेम एजुडिकेशन, हमने कहा कि क्लेम प्रोसेस होना जो होता है उसको क्लेम एजुडिकेशन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस, ये क्या है, पेमेंट्स की फॉर्म है, जिस फॉर्म में हमारे पास पेमेंट आती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट ईओबीज होती है, स्टेटमेंट होती है जहाँ पे पेशेंट की पूरी डिटेल लिखी होती है, कल हमने पढ़ा था, पेशेंट की पूरी डिटेल होती है, डेट ऑफ सर्विस होती है, सर्विसेज होती है, उसके बदले में जितने पैसे होते हैं, और उनको इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपके पास आएंगी तो वो ईआरएस आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये चीजें आसान लग रही है दोबारा से देखने में, क्योंकि हम आगे वाली चीजें पढ़ चुके हैं, है ना, आगे वाली एक एक चीज हमने पढ़ ली है। उसी को हमने डिटेल से रेवेन्यू साइकिल को बता दिया कि सबसे पहले क्या किया, अपॉइंटमेंट ली उसने, कॉल पे ली, फोन पे ली, एचआर से ली, या कोई ऐप था, जिस डॉक्टर्स के ऐप्स भी होते हैं, ऐप्स के थ्रू भी हम लोग यूज करते हैं, सेहत कहानी ऐप है हमारा टेलीमेडिसिन के लिए। हाँ, हम लोग टेलीमेडिसिन के लिए ऐप यूज करते हैं सेहत कहानी का। हमें अगर बीमार है तो हम क्या करेंगे कि हम वो ऐप के थ्रू, डॉक्टर जो भी बैठा हुआ है उसको वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके अपनी बात, बीमारी बताएंगे और वो हमें वहां से डायग्नोज कर लेगा आराम से। मतलब हम पाकिस्तान में बैठे भी इधर हम लोग यूज, मतलब हमें राइनो ने जो दी है सर्विस, इंश्योरेंस की हमारी जो सर्विस है, तो हम लोग ऐप के थ्रू चेक करा लेंगे, विजिट करने की जरूरत नहीं। तो उसी तरह से कि ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं, या टेलीमेडिसिन के थ्रू भी चेक करा सकते हैं। फिर एलिजिबिलिटी में वही वाली बात है कि एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन में वेरिफिकेशन हुई है एलिजिबिलिटी की। यहाँ पे एक और हमने चीज पढ़ी है, रेफरल प्रायर ऑथराइजेशन। रेफरल वो होता है कि जो आपका पीसीपी प्राइमरी केयर फिजिशियन जो है वो रेफर करता है, तो आप रेफर लेकर स्पेशलिस्ट के पास आते हैं। प्रायर ऑथराइजेशन क्या है कि आपका डॉक्टर कोई भी बड़ी सर्विस परफॉर्म करने से पहले क्या करता है, इंश्योरेंस से पूछ लेता है कि ये मैं बड़ी सर्जरी या इस तरह की सर्विस करने लगा हूँ, तो आप कोई ऑथराइजेशन नंबर दे दें, इसके अकॉर्डिंग करें ताकि वो क्लेम पे हो जाए। लेकिन अगर इमरजेंसी सूरत हाल है, आया पेशेंट, उसने सर्जरी कर ली, ऑथराइजेशन नहीं लिया, तो वो प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी कॉल करके वो रेट्रो होता है के बाद ऑथराइजेशन ले ले, ठीक है। लेकिन वो ऑथराइजेशन लेता है, अगर वो ऑथराइजेशन नहीं लेगा तो उसको क्लेम पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। पेशेंट के विजिट में डेमोग्राफिक होता है, पेशेंट को पे करता है, वो चेक होता है, एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम होता है उसका, फिर डीएक्स और सीपीटीज होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो हमें भेज देता है बिलिंग कंपनी को, चार्ज कैप्चर होता है, वो बता रहा है कि ईएचआर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स होता है। इंटरफेस का मतलब होता है वो एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वहां से डाटा ऑटोमेटिकली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है, मर्ज हो जाता है। फिर वो कह रहा है कि पेपर के थ्रू आ सकता है, जैसे सुपर बिल है तो पेपर वो स्कैन करके हमें भेज सके, ऐसे बिल भेजता है। यहाँ पे ई ब्रिज और एफटीपी, ई ब्रिज भी इसी तरह का सॉफ्टवेयर है कि जहाँ पे फाइल सिक्योर मीडियम से, और एफटीपी भी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, कि यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर की तरह की चीज है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड लगता है, और फाइल वहां पे हम अपलोड कर लेते हैं, डॉक्टर कर लेता है, और वहां से यूजर पासवर्ड लगा के हम लोग
वहां से सारा डाटा निकाल सकते हैं। अब जिस बंदे को यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता वो नहीं पहुंच सकता उस तक। तो ये मेक श्योर करते हैं कि हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर रख सकें। इंटरफेस सॉफ्ट डॉक्टर एक क्या कर रहा है, जब पेशेंट को चेक कर रहा है तो वो यहाँ पे पेपर में नहीं लिख रहा, वो एक सॉफ्टवेयर उसका है उसमें लिख रहा है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कनेक्ट है हमारा जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, जैसे हम कोलैबोरेट यूज कर रहे हैं। कोलैबोरेट में अगर हम साइट पे देखें तो एक इंटरफेस का ऑप्शन है। अब वो क्या करेगा, उसका सॉफ्टवेयर इसके साथ लिंक्ड होगा। हम इंटरफेस पे जाके क्लिक करेंगे कि आज की इसकी इन्फॉर्मेशन है तो ऑटोमेटिकली हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाएगी, हमने सिर्फ रीचेक करना हो। ठीक होगा। उसके बाद क्या होगा कि क्लेम ट्रांसमिशन का मतलब होगा क्लेम सबमिट होंगे कैसे, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस बना हुआ होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक जिनका सेटअप बन गया है तो उनके क्या होंगे, क्लेम सबमिट होंगे इलेक्ट्रॉनिकली। डायरेक्ट सबमिशन ये होगी कि डायरेक्टली इंश्योरेंस को सबमिट करते हैं, और इनडायरेक्ट सबमिशन ये होगी कि क्लियरिंग हाउस से गुजर के जाएं। ठीक है, और पेपर सबमिशन ये होगी कि पेपर के थ्रू जाएं। पेपर के थ्रू ये उनके जो मेल उसकी जो पोस्टल एड्रेस है उसके ऊपर पेपर प्रिंट आउट करके हमने हिप्पा निकाल के प्रिंट आउट करके हमने उसके एड्रेस के ऊपर पीओ बॉक्स के ऊपर भी भेज सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। इसके डिफरेंट तरीके हैं पेपर सबमिशन के, लेकिन वो पेपर सबमिशन होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक से वो नहीं बना। फिर ये होता है कि अगर क्लेम्स में कोई मसला है वो रिजेक्ट होते हैं तो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल रिजेक्शन होती है। क्लियरिंग हाउस से फर्स्ट लेवल और पेयर लेवल से क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, पेयर लेवल से जो रिजेक्शन होती है वो कौन सी लेवल की रिजेक्शन होती है, सेकेंड लेवल रिजेक्शन होती है। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डायरेक्ट, इसका मतलब है जो पेपर सबमिशन होगी तो इंश्योरेंस के पास जाएगी तो पेपर तो डायरेक्टली जो आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाएगी। फिर अगर क्लेम हमारे पास पे हो गया तो पोस्ट कर दिया ईआरए या यूबी के थ्रू। अगर पे नहीं हुआ, डिनाई हो गया, तो हमने क्या करना है, डिनाइल मैनेजमेंट करनी है। डिनाइल मैनेजमेंट का मतलब है कि क्लेम जिस रीजन से डिनाई हुआ है उस रीजन को फाइंड आउट करना है और उस पर करेक्टिव एक्शन लेना है। उसके अलावा ये होता है कि अगर हमारी क्लेम प्रोसेस हुआ है, फुली प्रोसेस हुआ है, पेमेंट हो गई है तो फुली पोस्ट हो गया। लेकिन अगर उसने पेशेंट का पोर्शन रखा था, जैसे 20% हमने कहा को इंश्योरेंस या कोपे की अमाउंट रखी थी, तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी को बिल करेंगे। अगर सेकेंडरी नहीं होगी तो पेशेंट को बिल करेंगे। फिर हमारा जो रोल है, कोई भी बिलिंग कंपनी में काम करने वाला बंदा है, बिलर जो है, उसका जो रोल है वो क्या होगा, रेवेन्यू साइकिल में डेमोग्राफिक एंट्री उसने करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर, चार्ज कैप्चर करना है, पेमेंट पोस्टिंग करनी है, डिनाइल मैनेजमेंट पे काम करना है, एआर फॉलो अप करना है। अपील्स को रेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि दोबारा से रिकंसिडरेशन करानी हो, इंश्योरेंस का कोई भी लेटर आया हुआ है तो उसको देखना है। कम्युनिकेशन करनी है क्लाइंट के स्टाफ से, जैसे प्रोवाइडर का जो ऑफिस है उसका कोई बंदा है उससे कम्युनिकेट करना है। कोई भी चीज हमें कम मिल रही है, सही नहीं मिल रही, तो उससे हमने कम्युनिकेट करना है। उसके कोई भी कंसर्न्स हैं तो हमने मेक श्योर करना है कि उसके कंसर्न्स को हम अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। अपने डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन करनी है। अपने डिपार्टमेंट कौन से हैं, जैसे हमारा क्रेडेंशियल डिपार्टमेंट है जो एनरोलमेंट का प्रोसेस देखता है प्रोवाइडर का। इसी तरह से हमारा आईटी डिपार्टमेंट है, कोई चीज हमें कोई मसले हो रहे हैं तो हमने एक बिलर ने क्या करना होता है, उनसे भी इंटरेक्ट करना होता है। ठीक हो गया। अब हम कहाँ तक पहुंचे थे, बिलिंग प्रोविजन। बिलिंग प्रोविजन में हम डिफरेंट तरह के डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स की जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करेंगे, अटेंडिंग डॉक्टर, यहाँ से करना शुरू कर लिया था, आपकी क्लास यहाँ से हुई थी। अच्छा, इसके बाद मॉडिफायर आ जाएगा। समझ आ रही है या ज्यादा तेज बीट है मेरी? ठीक है। अब हमारे क्या डिफरेंट तरह के डॉक्टर्स जो कि हमारे बार बार हमारे बिलिंग में यूज हो रहे होते हैं, उनके नाम तो हमें ये भी पता हो कि बेसिकली वो डॉक्टर्स करते क्या है। ठीक है, अटेंडिंग फिजिशियन या अटेंडिंग प्रोवाइडर वो डॉक्टर है जो किसी भी पेशेंट को अटेंड कर रहा है या चेक कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उसको चेक वो कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। ठीक है, बिलिंग प्रोवाइडर वो है जिसके नाम पे बिल बन रहा है। सम टाइम अगर आपका क्लिनिक है तो आपका अटेंडिंग बिलिंग एक ही होगा। ठीक है, मेरा क्लिनिक है, मैं आ रही हूँ, मेरी डॉक्टर चेक हो रहे, मेरे नाम पे बिल बन रहा है। सम टाइम ये होगा कि मैंने अगर और भी थोड़ा सेटअप मेरा बड़ा है तो मैंने अपने हेल्पर्स भी रखे हुए हैं। तो क्या होगा, मैं बता दूंगी कि डायग्नोस तो मैं कर दूंगी बीमारी, लेकिन मेरे हेल्पर्स जो हैं वो उसको चेक कर देंगे। तो हेल्पर अटेंडिंग हो जाएंगे और मैं बिलिंग हो जाऊंगी, क्योंकि वो मेरे क्लिनिक में है ना, मेरे हेल्पर्स हैं। रेफरिंग फिजिशियन हमने पहले कह दिया, जो रेफर करता है, पीसीपी होता है।
ठीक है, पीसीपी कौन सा होता है? प्राइमरी केयर फिजिशियन, जो कि इंश्योरेंस ने आपको एलोकेट किया हुआ था आपके एरिया में कि पहले आप उसके पास जाओ, फिर किसी स्पेशलिस्ट को वो रेफर करेगा, तो जाना खुद ही नहीं उठ के जा सकते। ठीक है, और उसके बाद सुपरवाइजर फिजिशियन, जिसकी सुपरविजन के अंदर कोई भी सर्विसेज हो रही है। नर्स प्रैक्टिशनर या वो पीए कौन से होते हैं? फिजिकल असिस्टेंट, वो जो हेल्प कर रहे होते हैं किसकी? किसी भी डॉक्टर की। ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्लेम की एंट्री करते हैं, तो हम पेशेंट का नाम लिखते हैं, वहां पे प्रोवाइडर्स की डिटेल लिखते हैं, रेंडरिंग। अब देखो, रेंडरिंग है, बिलिंग है, सुपरविजन है, ऑर्डरिंग है, रेफरिंग है, ये सारे डॉक्टर्स हैं डिफरेंट तरह के। अगर हमें पता नहीं होगा वो कौन से वाले डॉक्टर्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक है, कौन से डॉक्टर ने क्या काम किया है तो हमें नहीं पता चलेगा, तो हम यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। वैसे हमारे बिल के अंदर लिखा हुआ होता है। हम अभी जो यूज कर रहे हैं, आपको जिस जो सॉफ्टवेयर हमने सिखाया वो कोलैब है। हम इसके अलावा इधर फ्लोर पे और भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अभी आपको एक तो सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, फिर दूसरे तीसरे पे आएंगे ना। ठीक है, तो अभी हम आपको एक ही सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं, क्योंकि एक से जाएंगे फिर दूसरे तीसरे। एक नहीं है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट के हजारों सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, बिल्कुल। और जो बड़ी कंपनीज है उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं प्रैक्टिस मैनेजमेंट के, और ये के अपने अपने बनाने का फायदा ये है कि एक तो सिक्योर है, दूसरा कि उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो हम कर सकते हैं, हमारा अपना आईटी डिपार्टमेंट कर सकते हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन। हमें पता है कि हमें कौन सी चीजें जो हैं, कौन से फीचर हम उसके अंदर रखेंगे तो हमारे यूजर से फ्रेंडली होंगे, वो इजीली हम काम करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। उसके अंदर हम चेक रख सकते हैं कि एरर फ्री बिलिंग चाहे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा अगर सॉफ्टवेयर आपका प्रोवाइडर यूज कर रहा है, डॉक्टर अगर आपका सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो वो आपकी बिलिंग कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। सॉफ्टवेयर की सूरत में तो आपको छोड़ के जाने के चांसेस उसके बहुत कम, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है ना, आपके सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि देखो, एक सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रही हूँ ना, मैंने अपना सारा डाटा इस सॉफ्टवेयर के अंदर रखा हुआ है, और वो मैं उस वो मतलब वो उससे हम मुझे इतना नो हाउ हो गया कि वो सॉफ्टवेयर के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, तो अगर किसी बिलिंग कंपनी का, हाँ अपना, हाँ तो जाहिर है, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यही है ना। तो अब वो अगर किसी का स्पेसिफिक कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो उससे ये होगा कि वो कंपनी को स्विच करके किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने में थोड़ा सा रिलैक्टेंट इसलिए होगा कि वो सॉफ्टवेयर हमारा पसंद होगा उसको, उसमें सारा डाटा उसमें रखा है, उसके साथ वो कंफर्टेबल है। तो इस वजह से भी ये डिपेंडेंट होता है आपका प्रोवाइडर आप पे, ये टेक्निक होती है। फिर उसके बाद हमारे पास एक डॉक्टर है, ये ल्यूकम है। ल्यूकम टेनन है, ल्यूकम का मतलब है टेम्परेरी। ठीक है, लैटिन है ये वर्ड, और इसका मतलब है टेम्परेरी। वो डॉक्टर जो रेगुलर एक डॉक्टर है, एक मैं डॉक्टर हूँ, मैं बीमार हो गई हूँ और मेरे क्लिनिक हाल ही में तो नहीं छोड़ सकती थी, मैंने क्या किया, किसी एक डॉक्टर को हायर कर लिया 60 डेज के लिए, वो मेरी जगह आके सर्विसेज देगा। ठीक है, वो ल्यूकम डॉक्टर है। वो 60 डेज का उसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, 60 डेज पूरी होने पे फिर 60 डेज का वो कॉन्ट्रैक्ट लेगा, इससे ज्यादा के लिए नहीं ले सकता। ल्यूकम प्रोवाइडर एक टाइम में एक ही डॉक्टर को सर्विसेज दे सकते हैं उसकी क्लिनिक में। और वो उस सूरत में हो सकता है कि जो रेगुलर डॉक्टर आपका है वो बीमार होगा या छुट्टियों पे, ये नहीं होगा कि ल्यूकम उसकी क्लिनिक में सर्विस दे रहा है और वो डॉक्टर जाके कहीं और सर्विस दे रहा है। ठीक है, और ल्यूकम हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर जाते हैं एज ल्यूकम 2-2 महीने लगा के आते हैं यूएस। और वो फ्रीलांसर होता है। फ्रीलांसर का मतलब ये होगा कि वो उसका अपना कोई क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं है, उसका काम ही यही है, वो दूसरों की जगह काम करता है, अपना कोई उसने सेटअप नहीं बनाया है। ठीक है, अब ल्यूकम समझ आया, ल्यूकम डॉक्टर कौन होता है? ल्यूकम डॉक्टर के लिए बिलिंग का प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है। बिलिंग का प्रोटोकॉल की बिलिंग कैसे करेंगे हम? ल्यूकम टेनेंट फिजिशियन एक्समाइन न्यू और एस्टेब्लिश दोनों तरह के पेशेंट्स को कर सकता है। अब क्या होगा, रेगुलर फिजिशियन विल बी सिलेक्टेड अटेंडिंग और बिलिंग। अटेंडिंग भी रेगुलर जाएगा और बिलिंग भी, हालांकि अटेंड कौन कर रहा है? ल्यूकम कर रहा है ना, लेकिन इसमें ल्यूकम नहीं जाएगा। इसमें कौन जाएगा? वो जो छुट्टी पे गया हुआ है, उसके क्लिनिक में बैठा हुआ है, बस उसकी उसी का नाम अटेंडिंग में आएगा, बिलिंग में। लेकिन ल्यूकम का Q6 का मॉडिफायर जाएगा। जहां पे भी Q6 का मॉडिफायर जा रहा होगा सर्विसेज के साथ, तो हमें पता चलेगा ये सर्विसेज किसने की है, ल्यूकम ने की है। ठीक है, उसके अलावा पेमेंट पेमेंट आने का जो रिम्बर्समेंट का रेट है वो 100% है, यानी कि जैसे बिलिंग प्रोवाइडर आपका रेगुलर फिजिशियन है, तो उसी के नाम पे बिल बन रहा है, उसी के नाम पे पेमेंट आ रही है, तो जो उसकी आ रही थी पहले पेमेंट उसी तरह से आएगी, इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक,
Q6 मॉडिफायर है। मॉडिफायर का मतलब होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपके सीपीटी में एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई भी डालनी है, किसी भी प्रोसीजर के साथ Q6 लगा है तो उसका मतलब है ये जो प्रोसीजर है, ये ट्रीटमेंट ल्यूकम ने की थी। Q6 का मतलब ही है कि ल्यूकम प्रोवाइडर है। ठीक हो गया। रिइंबर्समेंट 100% है। यहाँ पे अब इंसिडेंट 2 का प्रोविजन आया। इंसिडेंट 2 प्रोविजन ये सिनेरियो है जो सिंपल कभी कभी बड़े बड़े सेटअप्स में होता है, वैसे ये ऑफिस सेटअप्स में मोस्टली होता है। पार्ट बी के लिए ऑफिस हमने पढ़ा था ना, आउट पेशेंट पार्ट बी मेडिकेयर का। तो ऑफिस सेटअप में ये होता है कि समटाइम्स ये डॉक्टर है, उसका जो असिस्टेंट है तो वो क्या करेगा, असिस्टेंट से प्रोसीजर करवा देगा, बता देगा डायग्नोस उसने किया है लेकिन प्रोसीजर कहेगा तुम जाके लगा लो, इंजेक्शन लगा लो, सर्जरी है, माइनर सर्जरी है कर लो, बैंडेज करना है तो कर लो, असिस्टेंट से कराएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, फिजिकल असिस्टेंट भी हो सकता है, कोई जूनियर डॉक्टर भी हो सकता है जो कि हाउस जॉब्स वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है, उससे करेगा। इस सूरत में क्या होगा कि जो आपका अटेंडिंग फिजिशियन है वो जाएगा, जो सर्विस रेंडर कर रहा है वो नर्स प्रैक्टिशनर है या पीए है वो करेगा, वो जाएगा अटेंडिंग। लेकिन बिलिंग कौन जा रहा है, जो डॉक्टर बड़ा सुपरवाइजर उसका मौजूद है। ठीक है, और इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में भी बिलिंग प्रोटोकॉल यही है कि अटेंडिंग जा रहा है वो नर्स प्रैक्टिशनर, बिलिंग जा रहा है वो जो बड़ा सीनियर डॉक्टर था, और इसमें जो पेमेंट मिलेगी वो रिइंबर्समेंट भी 100% है। ठीक है, हालांकि सर्विसेज वो दे रहा है लेकिन फिर भी, और ये न्यू एस्टेब्लिश दोनों पेशेंट के लिए हो सकता है। अब जनरल सुपरविजन में ये होता है कि अब इंसिडेंट टू प्रोविजन के केस में आपके डॉक्टर का आपके हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जहाँ पे वो उसकी सर्जरी कर रहा है वहां पे डॉक्टर खड़ा होगा, वो किसी और पेशेंट को देख रहा होगा लेकिन होगा वहीं पे मौजूद होगा, उसी प्रीमिसेस के अंदर मौजूद। लेकिन जनरल सुपरविजन में ये है कि आपका डॉक्टर जो है प्रीमिसेस में नहीं मौजूद था, पेशेंट आया न्यू था या एस्टेब्लिश था, और उसको ट्रीट किसने किया, नर्स प्रैक्टिशनर या फिजिकल असिस्टेंट ने। उस पे जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसको किसने डायग्नोस किया है, नर्स प्रैक्टिशनर ने। अब जब नर्स प्रैक्टिशनर खुद ही डायग्नोस भी कर रही है और ट्रीट भी कर रही है या कर रहा है, तो फिर क्या जाएगा, इस तरह से जनरल सुपरविजन के केस के अंदर आपका अटेंडिंग जाएगा नर्स प्रैक्टिशनर और बिलिंग भी जाएगा नर्स प्रैक्टिशनर, क्योंकि सर्विस ही वही कर रहा है, डॉक्टर तो है ही नहीं। ठीक है, और ये भी क्या होता है, न्यू और एस्टेब्लिश दोनों पेशेंट्स के लिए होता है। न्यू पेशेंट कौन से पहली दफा आए या 3 साल के गैप के बाद आए, और एस्टेब्लिश वो हैं जो आते रहते हैं फॉलोअप के लिए। अब इस तरह के सिनेरियो में हो सकता है। अब जहां पे जनरल सुपरविजन का केस है वहां पे रीइंबर्समेंट जो है वो 85%। ठीक है, नर्स प्रैक्टिशनर को रीइंबर्समेंट कम होगी डॉक्टर की निस्बत। उसकी क्या रीजन होगी, कम पैसों में उसने डिग्री भी ली थी तो इसलिए उसकी वो भी कम है। मतलब ऐसे करके याद कर सकते हो रिलेट करके कि उसको इसीलिए पैसे कम आ रहे हैं, और कितने आ रहे हैं, 85% आ रहे हैं। ठीक हो गया। नहीं प्राइवेट नहीं, क्योंकि एनपीआई उसका भी होता है, उसकी भी नर्स प्रैक्टिशनर की भी एनरोलमेंट होती है इंश्योरेंस के पास, वो भी सारी तस्दीक होती है। इसके अलावा ऐसे नहीं होता, वो पाकिस्तानी नहीं बैठे हुए। अब देखा प्रो क्या, मैं आपको बताऊं कि जो आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं, हायर लेवल की डिग्रीज हैं, वो आपकी जितनी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से होती हैं वो ज्यादा वैलिड होती हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो है वो वैलिड नहीं होती। प्राइवेट बनाई हुई जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर बनाई हुई, लम्स है, फास्ट है, हमारी नस्ट है, उनसे ज्यादा हमारी जो वैल्यू है हमारी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री। प्राइवेट सेक्टर में हम ये कह रहे हैं कि हम एक प्रोड्यूस कर रहे हैं एक एलीट क्लास को, लेकिन डिग्री की जो इंटरनेशनल वैल्यू की बात मैं कह रही हूँ वो गवर्नमेंट की डिग्रीज की, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की डिग्रीज की ज्यादा होती हैं। और वहां पे हमारे हमारे पास जो है, हमारी जो सेकंड रैंकिंग पे आ रही है दुनिया में, सेकंड रैंकिंग पे आने वाली एक वाहिद यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा कैटेगरी 3 में आती है, थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में आती है जितनी भी हमारी लम्स है, फास्ट है, नस्ट है। जी, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इजाफा। तो यूनिवर्सिटी हमेशा, स्कूल और कॉलेज वो प्राइवेट पढ़ लो लेकिन यूनिवर्सिटी हमेशा गवर्नमेंट की रखो, वैलिड डिग्री होती है। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसी को मिलता है जिसका मेरिट होता है। बड़े नंबर चाहिए, नहीं इतने बड़े भी नहीं चाहिए लेकिन अच्छे नंबर होने चाहिए। दूसरी यूनिवर्सिटीज में तो पैसा देकर कर लोगे ना, डिग्री तो कर लोगे। तो ये एक वैलिड चीज। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोवाइडर की एनरोलमेंट और पार्टिसिपेशन क्या थी। ठीक है,
प्रोवाइडर की इनरोलमेंट का मतलब ये है कि इनरोल होगा, जैसे कि हम स्कूल में या यूनिवर्सिटी में इनरोल होते हैं। इनरोलमेंट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन बाय द हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान टू अलाउ द पार्टिसिपेशन प्रोवाइडर इन द नेटवर्क टू सीक द प्रोवाइड केयर टू द मेंबर्स। अब क्या होता है? इनरोलमेंट का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, रिक्वेस्ट करता है, कौन करता है? डॉक्टर रिक्वेस्ट करता है इनरोलमेंट के लिए, किससे? इंश्योरेंस से। और अगर हम डॉक्टर के बिहाफ में काम कर रहे हैं तो उसकी इनरोलमेंट हम करके देंगे। हम का मतलब बिलर नहीं करके देगा, जो भी किसी बिलिंग कंपनी का क्रेडेंशियलिंग डिपार्टमेंट होगा वो करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंप्लीट करेगा सारा, वो क्रेडेंशियलिंग का प्रोसेस सबमिट कराएगा, सारी कॉपीज डॉक्टर की जितनी भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी उसकी एक्सपीरियंसेस हैं सब, और जितनी भी बाकी वो चीजें मांग रही है, रिक्वायरमेंट है इंश्योरेंस की, वो सारी देगा। उसके बाद क्या होगा? इंश्योरेंस उसको देखेगी, वेरीफाई करेगी, एक्सेप्ट करेगी, और एक्सेप्ट करेगी तो एनरोलमेंट के बाद जो जो वो एक्सेप्ट करने का सीन आएगा, वो सारा क्या है? क्रेडेंशियलिंग होगी। उसमें भी क्या है? सिस्टमैटिक अप्रोच टू कलेक्ट द वेरिफिकेशन। अब क्रेडेंशियलिंग में क्या है? वेरिफिकेशन कर रहा है किसकी? रेलिवेंट ट्रेनिंग की, लाइसेंस की, सर्टिफिकेशन की, रजिस्ट्रेशन की, प्रैक्टिस जो की है, सारी चीजें डॉक्टर की वेरीफाई करेगी इंश्योरेंस। उसके बाद क्या है? वो यहाँ पे डिफरेंट हमारा बता रहे हैं कि मेडिकेयर और मेडिकेड के लिए इनरोलमेंट का क्या प्रोसेस है। यानी अगर हम मेडिकेयर के इंश्योरेंस के साथ इनरोलमेंट करा रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया है? प्रोवाइडर इनरोलमेंट के लिए चेन ऑफ ओनरशिप यूज करना है। चेन ऑफ ओनरशिप क्या है? एक पोर्टल है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसी तरह से मेडिकेड है तो हम क्या करेंगे? वो स्टेट वाइज है, डाउनलोड करके पोर्टल से इंफॉर्मेशन हम स्टेट वाइज मेडिकेड की भेज सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इनरोलमेंट करा सकते हैं, वो पोर्टल जैसे हम कर सकते हैं। अब प्राइवेट जो भी इंश्योरेंसेस होंगे, जो भी इंश्योरेंस है, उसके लिए काउंसिल ऑफ अफोर्डेबिलिटी क्वालिटी हेल्थ केयर है, जिन पे हम क्या कर सकते हैं? जिनके पोर्टल्स पे जाके हम इनरोलमेंट करा सकते हैं डॉक्टर्स की। ठीक है, वैसे तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये हम बिलर से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं रखती ये चीज इतनी ज्यादा, लेकिन ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इनरोलमेंट होगी, उसकी क्रेडेंशियलिंग, इनरोलमेंट करके रिक्वेस्ट भेजी, वेरिफिकेशन हो गई, वो वेरिफिकेशन एक्सेप्ट हो गई, क्रेडेंशियलिंग हो गई। क्रेडेंशियलिंग हर डॉक्टर की होगी, हर डॉक्टर की इनरोलमेंट होगी। ठीक है, हर डॉक्टर की, जिसके लिए, जिसके क्लेम को प्रोसेस करी है इंश्योरेंस, अगर उसकी इनरोलमेंट नहीं है तो वो उस डॉक्टर को पहचाने कि नहीं, उसे क्या बताइए कौन डॉक्टर है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद डॉक्टर के पास चॉइस है कि वो क्या करता है। एक फीस स्केड्यूल होता है इंश्योरेंस का, मेडिकेयर का फीस स्केड्यूल होता है, या उसको अलाउड रेट्स कहते हैं, उनको एक्सेप्ट करने का। वो जो एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का प्रोसेस होता है उसको पार्टिसिपेशन कहते हैं। मोस्टली तो एक्सेप्ट करने का ही होता है। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो पार्टिसिपेटिंग ही नहीं होगा वो। अब क्या किया? जो डॉक्टर था, जो इनरोल था, उसने क्या किया? जो फीस स्केड्यूल उसको मेडिकेयर का दिया गया था, फीस स्केड्यूल का मतलब होता है कि जो हम कहते हैं ना अलाउड रेट्स, अलाउड हमने अमाउंट पढ़ी थी, वो तमाम सर्विसेज के बदले में वो अलाउड अमाउंट बता रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम इतनी पे होगी, इसकी ये चीजें एक्सेप्ट करेगा डॉक्टर। ठीक है, अब वो जब उसने एक्सेप्ट कर ली तो क्या हुआ? अलाउड रेट को एक्सेप्ट कर लिया, फीस स्केड्यूल को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर बन जाएगा। ठीक है, उसको इन नेटवर्क भी कहते हैं, पार्टिसिपेटिंग भी कर लेते हैं। अब उसको क्या फायदा होगा? An enrolled provider who agree the acceptance insurance assignment or the charges to cover the services furnished by the insurance. अब वो क्या होगा? बेनिफिट ऑफ बीइंग लिस्टेड इन द पार्टिसिपेटिंग फिजिशियन डायरेक्टली। अब क्या होगा कि वो क्या होगा? उस लिस्ट में हो गया, किस में हो गया? पार्टिसिपेटिंग फिजिशियन डायरेक्टरी के अंदर रख लिया, उस लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो गया। अब उस लिस्ट के अंदर इंक्लूड होने का क्या फायदा होगा? क्या होगा बताया मैं? वो तो कर लिया। अब हाँ, रिकमेंड करेंगे पीसीपी के लिए। हाँ, जब उन्हें पार्टिसिपेशन फिजिशियन डायरेक्टरी के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया ना, जो उसका पार्टिसिपेटिंग है, तो वो क्या करेंगे? पीसीपीज बनाएंगे। जो पेशेंट उनके पास आएगा इंश्योरेंस के, तो उनका पीसीपी बना देंगे उसे। फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली क्रॉस ओवर होंगे। मेडिकेयर क्लेम कौन से होते हैं कि मेडिकेयर ने अगर एज प्राइमरी प्रोसेस किए हैं तो सेकेंडरी इंश्योरेंस कोई भी है तो मेडिकेयर खुद ही क्रॉस ओवर कर देगी, हमें करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, फीस स्केड्यूल अमाउंट इज 5% हायर देन द नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर। अब ये कह रहा है कि अपने चार्ज अमाउंट 5% जो है हायर कर सकती है।
ये चॉइस है कि वो जो जितनी चार्ज अमाउंट थी ना, अपनी बिल्ड अमाउंट ज्यादा बढ़ा सकती है, ताकि जितनी 5% बढ़ाएगी तो 5% पे ज्यादा अलाउड भी ले सकती है। और फिर क्या होता है कि पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर को सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि डायरेक्ट पेमेंट क्या होगी, डॉक्टर को होगी। ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर क्या गया, फीस स्केड्यूल को इसने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, वो अलाउड रेट को एक्सेप्ट नहीं किया। वो अलाउड रेट को इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता कि वो उससे ज्यादा पैसे ले सकता है पेशेंट से। जो अलाउड रेट को एक्सेप्ट कर लिया, जितना इंश्योरेंस ने अलाउड किया उससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकता वो। ठीक है, लेकिन जो नहीं एक्सेप्ट करेगा वो उससे ज्यादा ले सकेगा। अब इसे क्या फायदा होगा, इसे ये फायदा होगा कि 9.25 तक भी ज्यादा ले सकते हैं अमाउंट पेशेंट से। ठीक है, लेकिन इसके पास क्या होगा, नंबर ऑफ द पेशेंट कम होगा क्योंकि पीसीपी तो नहीं बना, और इसकी सर्विसेज है, इसकी सर्विसेज जो है वो लिमिटेड सर्विसेज होंगी। और इसके अलावा क्या होगा कि provider may collect the payment from the patient at the time of the services and later payment is issued to the insurance to the patient. अब नॉन पार्टिसिपेटिंग जितने भी प्रोवाइडर हैं उनको डायरेक्टली पे उनको पेमेंट नहीं करेगी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करेगी पेशेंट को पे, पेशेंट उसे करेगा। और पेशेंट मोस्टली जब विजिट करने आएगा उसी वक्त पे करके चला जाए। ठीक है, ये चीज समझ आई है। थोड़ी सी टेक्निकल थी, हम इसी को एंड करते हैं, इसी 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 के ऊपर एंड करते हैं। बाकी हम देख लेंगे कल, बाकी जितनी चीजें हैं। कल कल हमारे एचएमओ पे पीपीओ प्लेन है, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब मुश्किल तो खैर नहीं है लेकिन थोड़ा सा। और उसके बाद हमारा वही आ रहा है डेमोग्राफिक सुपर बिल और यूवीज आ रही है, वो तो है। कल हो जाएगा, कवर हो जाएगा। परसों हम लोग क्विज है, परसों क्विज के बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉलोअप स्ट्रेटेजीज। और फॉलोअप स्ट्रेटेजीज भी छोटी सी चुन्नी सी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पूरा वीक डिनर मैनेजमेंट। ठीक है।